बच्चों, मैं डॉक्टर अंकिता कुमारी एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। इस विषय को जानने से पहले चलिए कुछ मॉडल्स देखते हैं। आप बताएं, इन्हें देखकर आपके दिमाग में कौन सी बातें आ रही हैं? बिल्कुल सही, ये सपेरा है, सांप पकड़ता है। ये कुम्हार है, मिट्टी के बर्तनों को बनाता है। ये मजदूर है, मजदूरी करता है। तो बच्चों, क्या यह उचित है काम को देखते ही हमारे भीतर किसी विशेष जाति का बोध हो आना? आज इन्हीं कुछ सवालों से संबंधित अंबेडकर जी के विचार को हम जानेंगे। आज के कार्यक्रम में हम श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा नामक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण का एक अंश जो निबंध के रूप में हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली कक्षा 10वीं में संकलित है उसे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक में क्यों रखा गया है, हमें यह निबंध क्यों पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ एक दृष्टि यह भी जाती है कि यह निबंध अंग्रेजी विषय में भी रखा जा सकता था, क्योंकि यह इनहेलेशन ऑफ कास्ट के नाम से एक फेमस स्पीच है। तो आखिर हिंदी विषय में ही इसे स्थान क्यों दिया गया? तो चलिए इस पर एक छोटी सी चर्चा करें। सबसे पहले तो हम यह देखें कि भाषा और साहित्य व्यक्ति को कई क्षेत्रों में प्रभावित करती है। जब हम भाषा के रूप में हिंदी की बात करते हैं तो निश्चय इससे हमारी संवेदना, सहानुभूति और अभिव्यक्ति तीनों की भूमिका बड़े ही गहरे रूप में दिखाई देती है। सबसे पहले तो हम यह देखें कि भाषा और साहित्य व्यक्ति को कई क्षेत्रों में प्रभावित करती है। जब हम भाषा के रूप में हिंदी की बात करते हैं तो निश्चय इससे हमारी संवेदना, सहानुभूति और अभिव्यक्ति तीनों की भूमिका बड़े ही गहरे रूप में दिखाई देती है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की समस्या हमें भीतर तक प्रभावित करती है। निकल रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो है वो ऊपरी भाग की तरफ जा रहा है और वो हरा रंग लिए हुए है। तो ये क्या हुआ, इसे हम कहते हैं ऊपरी भाग जो कि हरा कलर का है उसे हम कहते हैं प्यूमुल, और दूसरा जो जड़ की तरह किताब और किताब के बाहर की दुनिया आपस में गुथी होनी चाहिए। इसमें छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की भूमिका गहरे लगाव के साथ उतनी ही होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक में सामाजिक, शैक्षणिक वास्तविकताएं, आवश्यकताएं प्रासंगिक होनी चाहिए। प्रस्तुत निबंध का चयन सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव, जनतांत्रिकता एवं विवेक निष्ठा के साथ साथ अनेक प्रकार की संक्रामक संकीर्णताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाता है। आज के समाज में प्रत्येक वर्ग के नर नारी को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वे सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ। अंबेडकर का जन्म समाज के अत्यंत दबे हुए वर्ग में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात उन्हें बड़ौदा नरेश गायकवाड़ की तरफ से उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका भेजा गया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है अमेरिका में न्यूयॉर्क। उनके मन में यह विश्वास था कि शिक्षा से ही दलित वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को अवसर मिलेगा, उनकी प्रगति के द्वार खुलेंगे। उन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को अनुवाद के जरिए पढ़ा था। उनके चिंतन एवं बौद्धिक रचनात्मकता पर प्रमुख 3 व्यक्तियों का प्रभाव रहा, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की गहराई तक झांका। उन्होंने अन्य धर्मों तथा संस्कृतियों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया। दुनिया के सारे धर्मों की बौद्धिक यात्रा करने के बाद वे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। बुद्ध के व्यक्तित्व में प्रेम, दया, करुणा के महान तत्व एकत्रित थे। उन्होंने बुद्ध को एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में देखा। अंबेडकर श्रद्धा पर आधारित धर्म नहीं बल्कि विवेक पर आधारित नैतिक व्यवस्था चाहते थे। यही कारण है कि उन्हें कबीर की भी कई उक्तियों ने प्रभावित किया, जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। चाहे बुद्ध की शिक्षा हो या कबीर की बानी, दोनों में न केवल कर्मकांडों के आतंक के खिलाफ विद्रोह है बल्कि वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच जातियों का भेद जो समाज की कुरीतियां हैं उनके खिलाफ भी विद्रोह है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु आर शूद्रास उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित किया।
ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी शिक्षा पर जोर देते थे। वे सबकी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षित होने पर ही हम अपने अस्तित्व को समझ सकेंगे। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भाषण के जिस अंश को हम पढ़ रहे हैं वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है। बच्चों, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी 1 नंबर के लिए जरूर पूछा जाता है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकी। उन्हें यह लगा कि इससे किसी विशेष वर्ग को आहत पहुंच सकती है। फलतः सम्मेलन स्थगित हो गया और यह भाषण पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। तो बच्चों, चलिए अब हम जानते हैं कि यह भाषण आखिर क्यों नहीं पढ़ा जा सका और आखिर वे कौन सी अंबेडकर जी की क्रांतिकारी दृष्टि है जिसे पढ़कर आयोजकों की सहमति न बन सकी और सम्मेलन का विचार ही छोड़ दिया गया। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। इस पैराग्राफ के महत्वपूर्ण बिंदु को अब हम देखेंगे। पहला, जातिवाद के पोषक आज भी विद्यमान हैं। दूसरा, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है। तीसरा, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। चौथा, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप धारण की हुई है। और पांचवा, विभाजित वर्ग में एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना विद्यमान है। अंबेडकर जी का मानना था कि भारतीय समाज अन्य समाजों की तरह वर्गों में विभाजित था। जब तक समाज का मूल घटक वर्ग था, तब तक एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आवागमन का मार्ग खुला था। कालांतर में यह व्यवस्था नष्ट हुई और वर्गों के भी कई उपवर्ग हुए जिन्हें जाति का नाम दिया गया। ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहले पैराग्राफ में जो 3 शब्दाएं हैं, श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रमिक विभाजन, ये तीनों ही के तीनों शब्द पूरे निबंध के केंद्र बिंदु में हैं। श्रम विभाजन कार्यों का बंटवारा है। अंबेडकर जी का मानना था कि श्रम विभाजन से कोई समस्या नहीं थी। कार्यों का बंटवारा उनके बेहतरीन कार्यों को देखने की शैली से किया गया। दूसरा, जाति प्रथा। जाति प्रथा विशेष कार्यों पर आधारित जाति, इससे भी कोई समस्या नहीं हुई। विशेष कार्य में जो दक्ष हुए उनकी एक जाति बनी। और तीसरा जो है श्रमिक विभाजन, अर्थात जाति आधारित कार्य, यही समस्या की असली जड़ है। इसलिए क्योंकि जाति आधारित कार्य में एक बंधन हो जाता है कि विशेष जाति के लोग उसी विशेष कार्य को करेंगे। इन समस्याओं को संरक्षित करने वाले या इनके पोषकों की कमी आज भी नहीं है। जातिवाद के पोषक मानते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन श्रम विभाजन केवल श्रम तक ही नहीं सीमित है, बल्कि वह श्रमिक विभाजन का एक बड़ा रूप धारण कर चुकी है।
यह विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि अंबेडकर क्या कहते हैं।